हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 160 ट्यूटोरियल है और यहाँ पर हम पीएचपी की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें 5-6 ट्यूटोरियल्स आएंगे पीएचपी रेस्ट एपीआई से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेस्ट एपीआई बेसिकली होती क्या है, हमें इसे क्यों यूज करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि एपीआई का क्या मतलब होता है। देखिए, एपीआई जो होता है उसका फुल मीनिंग होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। मैं आपको ग्राफिकल एक पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें एपीआई की जरूरत कहाँ होती है। मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई, कोई भी वेबसाइट, ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट, और बनाई किसमें, पीएचपी में, और इसके साथ डाटाबेस जो यूज किया वो किया माईसीक्वल का। अब आपकी ये वेबसाइट है, इस पे आप प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इससे रिलेटेड 2 ऐप्स भी बना लें, एक एंड्रॉयड की ऐप और एक आईफोन की ऐप। तो उनके लिए भी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म यूज करेंगे आप, जैसे एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड और आईफोन के लिए स्विफ्ट। अब यहाँ पे जो वेबसाइट है वो तो आपने बनाई है पीएचपी में, और पीएचपी जो है माईसीक्वल के कंपेटेबल है। उसके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस भी आते हैं, माईसीक्वल कनेक्ट, माईसीक्वल क्वेरी, जो आपको हेल्प करते हैं सीधा माईसीक्वल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। मगर इस तरह के फंक्शंस हमारे पास एंड्रॉयड या स्विफ्ट में नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अपने अलग डाटाबेस आते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, आप जो अपनी मोबाइल ऐप्स हैं उनके साथ भी वही डाटा शेयर करना चाहते हैं जो आपकी वेबसाइट पे दिख रहा है। तो सेम डाटा यहाँ पे यूज करने के लिए हम यहाँ पर एक इंटरफेस बनाते हैं डाटाबेस और एप्स के बीच में, या वेबसाइट या ऐप के बीच में, जिसे हम कहते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये इंटरफेस बेसिकली करता क्या है, ये आपकी मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट से रिक्वेस्ट गेट करेगा और ये रिक्वेस्ट जो है ये दे देगा आगे जहां से हमें डाटा चाहिए। मतलब कि आपका डाटाबेस या और कोई ऐसा डाटा हब जहां पर आपका डाटा सेव्ड है, तो आपका डाटाबेस जो है वो उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करके उसको एक रिस्पॉन्स देगा, और यहाँ पे जो आपका इंटरफेस है वो आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स देगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए जो रिस्पॉन्स होता है वो एक फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट का फॉर्मेट। ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड को किसी और तरीके का फॉर्मेट मिलेगा और वेबसाइट को किसी और तरीके का। जो यहाँ पर हमारा एपीआई इंटरफेस होता है ये बेसिकली एक ही तरीके का फॉर्मेट रिटर्न करता है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे एंड्रॉयड की ऐप, चाहे आईफोन की ऐप। जो वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर जो फॉर्मेट्स हैं जो एपीआई रिटर्न करता है वो है एक्सएमएल या जेसन। ये दोनों जो फॉर्मेट रहते हैं ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सपोर्ट करते हैं। मोस्टली इसमें जो ज्यादा पॉपुलर है वो है जेसन, क्योंकि वो काफी लाइट वेट होता है, जो कि हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देखा भी है। तो इस हमारी वेब सीरीज के अंदर भी हम जेसन को ही यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ एक्चुअल लाइफ के, जहां पर हम एपीआईज की जरूरत पड़ती है हमारे को वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है लॉगिन का फेसबुक के साथ या जीमेल के साथ। आपने देखा होगा मोस्टली वेबसाइट्स पे कि जब भी आप साइन अप करने लगते हैं या लॉगिन करने लगते हैं तो वहां पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हम वहां पर फेसबुक से या गूगल से किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, फेसबुक या गूगल जो है वो आपको एक फ्री एपीआई देती है जो आप अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे यूजर को है साइन अप का टाइम बच जाता है, वो सीधा ही लॉगिन कर लेता है आपकी वेबसाइट पे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो है मैप्स का। आपने देखा होगा कि आजकल वेबसाइट्स पे लोग अपना एड्रेस शो करने के लिए मैप का यूज करते हैं, मतलब कि गूगल मैप्स का। तो वो भी एक एग्जाम्पल है एपीआई का। एक एग्जाम्पल है एसएमएस का। आपने देखा होगा कि लॉगिन के टाइम पे या फॉरगॉट पासवर्ड के टाइम पे कंपनीज आपको ओटीपी भेजती हैं या आपको अपनी नई सर्विसेज के बारे में भी एसएमएस भेजती रहती हैं। तो उसके लिए वो कंपनीज क्या करती हैं, वो एक थर्ड पार्टी कंपनी की पेड एपीआई ले लेती हैं। जिस कंपनी से वो पेड एपीआई लेती हैं वो बेसिकली क्या करती है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, वो आपको जैसे 2000 रुपए में 10,000 एसएमएस दे देंगी। वो जो 10,000 एसएमएस हैं वो आपकी वेबसाइट से ट्रांसफर नहीं होंगे। आप बेसिकली क्या करेंगे, उनकी एपीआई को अपनी वेबसाइट पे लगा लेंगे और जो सा भी मैसेज भेजना होगा वो मैसेज पहले जाएगा उस वेबसाइट पे जिसकी आप एपीआई यूज कर रहे हैं, और वो जो पेड कंपनी है वो उस एसएमएस को आगे ट्रांसफर कर देगी जहां पर भी आप, जिस नंबर को भी आप भेजना चाहते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे पेमेंट गेटवेज का। आपने अक्सर ई कॉमर्स की वेबसाइट पे देखा होगा कि आप कहीं से भी शॉपिंग करते हैं, किसी भी बैंक से शॉपिंग करते हैं, किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज करके शॉपिंग करते हैं, तो इमीडिएटली जो पेमेंट है आपके अकाउंट से तो डेबिट हो जाती है, मगर जिसकी वेबसाइट है उसके अकाउंट में इमीडिएटली क्रेडिट हो जाती है। उसको हर अलग अलग बैंक अकाउंट नहीं बनाने पड़ते, अलग अलग बैंक्स के, उसका सिंपल एक ही अकाउंट होता है और वहीं पर सारी पेमेंट चली जाती है। वो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी पेमेंट उसको हो, वो उसके उसी सेम अकाउंट में चली जाती है। तो वो भी एक एग्जांपल है वेब एपीआईज का। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जहां पर वेदर का। देखिए, आपने कहीं पर वेबसाइट्स पे देखा होगा, आप उसकी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके सिटी का वहां पे वेदर दिखा रहा होता है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह की एपीआई प्रोवाइड करती हैं। वो बेसिकली पेड एपीआईज होती हैं। उसका फायदा ये होता है जब भी आपका विजिटर वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसके सिटी का वेदर उसको दिखाने लग जाएगा। एपीआईज का एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं, वो है ईमेल का। देखिए, जैसे मोस्ट पॉपुलर जैसे मेल्स की कंपनी है, जैसे जीमेल है, याहू मेल है,
अगर आप इनकी वेबसाइट को यूज नहीं करना चाहते, आप अपनी ही वेबसाइट से जीमेल का अपने अकाउंट को यूज करके ईमेल सेंड करना चाहते हैं, तो वहां पर आप जीमेल कंपनी की एपीआई यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, कोरियर या शिपिंग का। आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट पे देखा होगा, जब भी वहां से आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको वहां से कुछ घंटे बाद एक एसएमएस आ जाता है जिसमें होती है आपके कोरियर की इन्फॉर्मेशन, जहां से आपको हर मिनट बाद, हर घंटे बाद अपडेट मिलता रहता है कि आपका कोरियर कहाँ तक पहुंच गया है। तो वो बेसिकली होता क्या है, जो शॉपिंग की वेबसाइट्स होती हैं जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, ये कोरियर कंपनी का एपीआई यूज कर रही होती हैं। तो जब भी कोरियर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करती है तो ऑटोमेटिकली जो शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं उनके वेब पेज पे भी अपडेट हो जाता है, उनकी मोबाइल ऐप्स में भी अपडेट हो जाता है, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका कोरियर कहाँ तक पहुंच चुका है। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ एपीआई का, वो है बुकिंग सिस्टम। आपने देखा होगा जैसे एक वेबसाइट है, वहां पर कई सारे होटल्स की बुकिंग होती है। तो वहां पर क्या होता है, पर्टिकुलर आप किसी होटल को देख रहे हैं, उसमें कोई रूम जो है वो खाली है, आप उसकी बुकिंग से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं, तो इमीडिएटली उस होटल में जाकर ही किसी ने बुकिंग कर ली। तो जिस साइट से आप बुकिंग करने जा रहे थे वहां पर आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि वो जितने भी होटल्स हैं, वो जोन सा भी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने होटल्स के अंदर, वो सारे एक सिंगल एपीआई से कनेक्ट होते हैं। जैसे ही वो अपने पास अपडेट करते हैं तो जहां जहां पर भी वो एपीआई यूज हो रही है, चाहे वेबसाइट में चाहे मोबाइल ऐप के अंदर, वहां हर जगह वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसके बाद मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, वो है चैटिंग का। देखिए जैसे आप अपने मोबाइल ऐप से चैटिंग कर रहे हैं और कोई दूसरा यूजर है जिससे आप चैट कर रहे हैं वो है वेबसाइट पे, और जो आपकी मोबाइल ऐप है वो है एंड्रॉयड बेस्ड, और जो सा दूसरा यूजर है वो जो चैटिंग कर रहा है वो है पीएचपी बेस्ड वेबसाइट या ASP.NET बेस्ड वेबसाइट। तो वो दोनों जो यूजर्स होते हैं वो बेसिकली चैटिंग कैसे कर रहे होते हैं, उनके बीच में एपीआई वर्क कर रही होती है। एक एग्जांपल और है, जैसे है वीडियोस या इमेजेस का। देखिए जैसे आपकी जो इमेजेस हैं, प्राइवेट इमेजेस, वो हैं फेसबुक पे अपलोडेड या किसी थर्ड पार्टी कंपनी पे, जैसे मान लीजिए flickr.com पे, और उसको आप अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं, या मान लीजिए आपने यूट्यूब के चैनल पे अपनी कोई प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं जब भी आप नई वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे भी अपडेट हो जाए, तो उसके लिए भी आपको उसकी एपीआई यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल है सर्चेस का। पॉपुलर जैसे सर्च इंजन है google.com वगैरह, अगर आप इनकी एपीआई यूज करके अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं तो यूजर आपकी वेबसाइट पे सर्च करेगा और गूगल की एपीआई से आप रिजल्ट निकाल के अपनी वेबसाइट पे ही शो कर सकते हैं। गूगल जो है आपको अपनी वेबसाइट पे सर्च करने की ऑप्शन अवेलेबल करता है, आप इसका सीधा से यूज कर सकते हैं उनकी एपीआईज को यूज करके। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स एपीआईज के। इसमें कुछ जो एपीआईज हैं वो तो बिल्कुल फ्री हैं, जैसे फेसबुक या जीमेल की एपीआई, या वीडियोस अगर आप फेसबुक से दिखाना चाहते हैं, इमेजेस दिखाना चाहते हैं फेसबुक से, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे कुछ होती हैं पेड एपीआईज, तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। आइए उसको समझते हैं। देखिए जो सबसे पहले कैटेगरी है वो है ओपन एपीआई। ओपन एपीआई जो होती है वो बिल्कुल पब्लिकली होती है, कोई भी उसे जाके यूज कर सकता है। जैसे मान लीजिए फेसबुक की एपीआई, अगर आप अपने वेबसाइट पे फेसबुक का लॉगिन लगाना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि यूजर जो भी आपकी वेबसाइट पे आए वो लॉगिन करे फेसबुक से, तभी वो लॉगिन हो आपकी वेबसाइट पे और आपके कंटेंट को असेस कर सके, तो आप फेसबुक की एपीआई को इजीली लगा सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको फेसबुक पे जाके यूजर नेम और अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना, और उसके बाद आप अपनी एक एपीआई क्रिएट करके उसको अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होती है एक पार्टनर एपीआई। पार्टनर एपीआई वो होती है, आप इसको ओपनली अवेलेबल नहीं होती है, इसमें बेसिकली पेड एपीआईज आती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया एसएमएस का। अब आप अपनी वेबसाइट से ओटीपी वगैरह पासवर्ड भेजना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी सर्विस यूज कर रहे हैं जिससे आपकी वेबसाइट से एसएमएस जाए आपके यूजर्स पे, तो उसके लिए आपको पेड एपीआई जो है परचेज करनी पड़ेंगी। उसके लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, तो वो जो एपीआईज होती हैं वो होती हैं पार्टनर्स एपीआई। मान लीजिए आपने 10,000 एसएमएस खरीदे, तो जैसे ही आपके 10,000 जो एसएमएस हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद जो एपीआई है वो वर्क करना बंद कर देगी। तो ये सब होती है पार्टनर्स एपीआई। और इसके लास्ट में आती है हमारे पास यहाँ पे इंटरनल एपीआईज। इंटरनल एपीआईज जो होती हैं ये बेसिकली प्राइवेट एपीआईज होती हैं, कंपनी अपने काम के लिए ही यूज करती हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बताया था एक वेबसाइट का। मान लीजिए आप खुद की एक वेबसाइट बना रहे हैं और जो उसमें एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, आप नहीं चाहते वो एपीआई कोई और यूज करे, आप चाहते हैं वही सेम एपीआई आप अपनी मोबाइल ऐप में यूज करेंगे, तो वो जो एपीआई आपने क्रिएट की है वो सिर्फ अपने लिए की है, तो वो इस कैटेगरी में आती है इंटरनल एपीआईज में। तो ये थी सारी बात एपीआई की, जहां पे आपने देखा एपीआई होती क्या है, इसके यूजेस कैसे कैसे हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं। अब इसके बाद हम एपीआई को डेवलप करने की बात करते हैं। देखिए जब भी हम एपीआई को डेवलप करते हैं तो उस टर्म को बोलते हैं वेब सर्विसेज को क्रिएट करना। जब भी हम वेब सर्विसेज की एपीआई क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो आपको एक मेन चीज याद रखनी है
वो ये है कि वो HTTP प्रोटोकॉल यूज करती हैं, मतलब कि उसके अंदर यूआरएल का यूज होना जरूरी होता है। आप बेशक एपीआई को मोबाइल ऐप के अंदर यूज करें, एंड्रॉयड ऐप के अंदर या आईफोन ऐप के अंदर, मगर उसके अंदर एक यूआरएल पास करना पड़ेगा। और आपको मालूम है जो भी यूआरएल्स होते हैं उसके अंदर HTTP प्रोटोकॉल का यूज होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 4 तरीके के HTTP प्रोटोकॉल एपीआईज होती हैं, जिसको हम वेब सर्विस एपीआई भी बोलते हैं। वो है SOAP, XML RPC, JSON RPC और REST। यहाँ पे XML और जो JSON RPC हैं ये बिल्कुल सिंपल सी एपीआईज होती हैं। जैसे कि आपने हमारी पिछली कुछ वीडियोस में देखा भी होगा कि हमने PHP की फाइल से एक JSON का फॉर्मेट क्रिएट कर दिया, तो वो इसी कैटेगरी में आती हैं। इस तरह की एपीआई जो होती है वो सिक्योर नहीं होती हैं, बस आप अपने पर्सनल यूज के लिए उसे यूज कर सकते हैं। जो वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर एपीआईज हैं वो हैं SOAP या REST। यहाँ पे जो REST एपीआई है वो SOAP से भी काफी ज्यादा पॉपुलर है और वही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये समझते हैं कि REST एपीआई होती क्या है। देखिए, जो REST एपीआई होती है उसका जो फुल मीनिंग होता है वो होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। इसकी जो पॉपुलर होने का जो मेन रीजन है वो ये है कि ये बहुत सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करती है, जैसे JSON, XML, टेक्स्ट या यूजर डिफाइंड कोई भी फॉर्मेट हो, ये सबको सपोर्ट करती है। जहां पर हम दूसरी जगह बात करें SOAP एपीआई की, वो सिर्फ XML को ही सपोर्ट करती है। यहाँ पर अगर हम इसके दूसरे बेनिफिट की बात करें तो वो ये है कि ये बहुत ईजी है यूज करना इसको। यहाँ पर जस्ट आपको इसके HTTP मेथड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, इससे पहले अगर आप PHP बैकग्राउंड से हैं तो आपको मालूम होगा कि वहां पर 2 तरीके के HTTP मेथड्स चलते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। मगर यहाँ पर REST एपीआई के अंदर 4 तरीके के मेथड्स होते हैं। ये चारों ही HTTP मेथड्स हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला गेट मेथड है, इसको हम यूज करते हैं जब भी हमने डाटा को रीड करना होता है। और दूसरा जो है पुट, इसका मतलब होता है कि जब भी हम डाटा को अपडेट करना चाहते हैं। पुट की जगह पे हम एक और दूसरा मेथड भी होता है जिसका नाम होता है पैच, उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पोस्ट मेथड। देखिए, जब भी हमने डाटाबेस के अंदर कोई नया डाटा क्रिएट करना है या इंसर्ट करना है तो हम इस वाले मेथड का यूज करेंगे। और लास्ट में जो है डिलीट, उसका तो मतलब आपको पता ही लग रहा होगा कि जब भी हमने डाटा को डिलीट करना है तो हम इस वाले मेथड का यूज करेंगे। तो जब भी आपको REST एपीआई का यूज करना है तो आपको पहले बताना पड़ता है कि मैं कौन सा वाला मेथड यूज करने वाला हूँ और उस एपीआई में बेसिकली काम क्या हो रहा है। इन्हीं चारों मेथड्स को यूज करके हम आगे आने वाली 5 वीडियोस में एक क्रूड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। इस क्रूड एप्लीकेशन के लिए आपको PHP और MySQL की तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और साथ में आपको आनी चाहिए AJAX। यहाँ पर मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, जो यहाँ पर नाम है REST, इसको कहीं डेवलपर बोलते हैं RESTful APIs, तो आपको ये बात याद रखनी है। अब जहां पर बात करें हम PHP के साथ RESTful API क्रिएट करने की, तो वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज होनी जरूरी है। देखिए, जब भी हम कोई भी API का पेज क्रिएट करते हैं तो वहां पर हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पास करनी होती है, जिसको हम कहते हैं हेडर इन्फॉर्मेशन। कई तरीके की हेडर इन्फॉर्मेशन आती है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंटेंट टाइप। देखिए, आपको इसके लिए यहाँ पर हेडर लिखना है और यहाँ पर एक इसकी की लेनी है जिसका नाम है कंटेंट टाइप, और इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू पास करनी है। देखिए, जो कंटेंट टाइप का नाम का हेडर है, इसका मतलब क्या होता है कि जिस पेज पे भी आप कोई भी एपीआई रिटर्न कर रहे हैं, मतलब कि जोन सा भी रिस्पॉन्स आप रिटर्न कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में होगा, वो आपको उस पेज में सबसे पहले बताना होता है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन JSON, इसका मतलब है जो ये एप्लीकेशन आपको डाटा रिटर्न करने वाली है वो सिर्फ JSON फॉर्मेट में ही होगा। इस हेडर को देना जरूरी होता है। इसके बाद जो मैं आपको अगले हेडर्स बताने वाला हूँ वो सारे ऑप्शनल हेडर्स हैं। एक दूसरा हेडर हमारे पास यहाँ पे आता है जिसको हम कहते हैं असेस कंट्रोल अलाउ मेथड्स। इस मेथड के अंदर हम ये बताते हैं कि इस पेज के अंदर जिसके अंदर हम एपीआई कर रहे हैं उसके अंदर हम कौन सा RESTful एपीआई का मेथड यूज करने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 4 तरीके के मेथड होते हैं, उनमें से किसी का भी आपको यहाँ पे एक नाम देना होता है। अगर आप नया डाटा इंसर्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पर आप मेथड यूज करेंगे पोस्ट, अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ यूज करेंगे पुट, डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट, और डाटा को अगर सिर्फ रीड ही कर रहे हैं तो यहाँ पर यूज करेंगे गेट। अगर आप एक ही पेज के अंदर ये चारों जो काम है सारे परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सभी पास करने पड़ेंगे। देखिए, जैसे पुट कोमा लगा के आप यहाँ पे देंगे गेट, कोमा लगा के डिलीट। इसके बाद में हमारे पास एक हेडर आता है जो कि एक ऑप्शनल पैरामीटर है, उसका नाम होता है असेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। ये बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। देखिए, अगर आपने यहाँ पर स्टार पास कर दिया तो इसका मतलब है आप जो ये एपीआई का पेज क्रिएट कर रहे हैं इसको कोई भी असेस कर सकता है, कोई भी अपनी वेबसाइट पे लगा सकता है या मोबाइल ऐप पे लगा सकता है। अगर आप पर्टिकुलरली किसी एक वेबसाइट को देना चाहते हैं अपना असेस या 2 वेबसाइट्स को, तब आप यहाँ पर स्टार की जगह पे उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपकी वेबसाइट का नाम है यहाँ पर site.a.com, तो आपको अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ओरिजिन और जो यहाँ पर ये एपीआई बन रही है उसका ओरिजिन सेम ही है। इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब आप क्रॉस ओरिजिन में इसको यूज कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पर कोई और वेबसाइट है जिसका नाम है siteb.com, वो आपकी वेबसाइट की एपीआई को यूज करना चाहती है
और आप उसको असेस भी देना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर स्टार की जगह पे इस वाली वेबसाइट का नाम पास कर देंगे। ऐसा करने से सिर्फ वही वेबसाइट इस एपीआई को यूज कर सकती है। और लास्ट में एक हेडर है यहाँ पर हमारे पास, वो भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है, उसको हम कहते हैं असेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स। इस वाले हेडर के अंदर हम यहाँ पर वो वाले सारे हेडर पास करते हैं जिसको हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करने वाले हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे पास कर रहे हैं कंटेंट टाइप, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कंटेंट टाइप। अब यहाँ पे पास किया असेस कंट्रोल अलाउ मेथड, तो इसको भी हम यहाँ पे पास कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे जो हैकिंग वाला पेज है उस पे हैकिंग के अटेम्प्ट्स जो हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हैकर्स जो है अपनी मर्जी से कोई भी हेडर पास नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने उसे अलाउड किया हुआ है कि पर्टिकुलर कौन कौन से हेडर यहाँ पर अलाउ करने हैं। तो जैसे हम उसका यहाँ पे नाम दे देंगे तो सिर्फ वही वाले हेडर चलेंगे। तो ये जो हेडर है ये भी बेसिकली ऑप्शनल पैरामीटर है, आप दें ना दें आपकी मर्जी है। इसमें बेसिकली और भी कई तरीके की इंफॉर्मेशन होती है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको 4 तरीके की हेडर्स बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हेडर्स होते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने एक वेबसाइट ओपन की, आपको मालूम होगा wikipedia.org। यहाँ पर इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। देखिए यहाँ पर जो लिस्ट है HTTP के जितने भी हेडर्स होते हैं उनकी फील्ड्स की, यहाँ पर मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ देखिए जितने भी हेडर्स के अलग अलग नेम होते हैं वो सारे यहाँ पर दिखाए हुए हैं, इनके आगे मीनिंग्स भी लिखे हैं। तो इन सबको तो मैं पूरे डिटेल में नहीं बता सकता आपको, क्योंकि इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये सारे हेडर्स जो होते हैं ये सारे यूज़ भी नहीं होते हैं। यहाँ पर जो मोस्टली वगैरह यूज़ होते हैं वो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फील्ड्स वगैरह में जाके। ये देखिए ये जितने भी तरीके के हेडर हैं, जो भी मैंने आपको 4 तरीके के हेडर बताए हैं वो भी यहाँ पर सारे डिफाइन है, उनके मतलब भी लिखे हुए हैं और कुछ एक हम अगले वीडियोस में यूज़ भी करने वाले हैं जो भी मैंने आपको नहीं बताए, तो वो भी सारे यहाँ पर आपको क्लियरली डिफाइन किए हुए हैं कि वो हेडर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से जाके आप इसे देख सकते हैं। तो ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन एपीआई से रिलेटेड। यहाँ पे हमने देखा कि एपीआई का क्या मतलब है और रेस्ट एपीआई का क्या मतलब है। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम खुद की एपीआई क्रिएट करते हैं और उसको कैसे किसी भी वेब पेज के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो उन वीडियोस को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।